हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट पर्चम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम 1 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 के वीकली के जो हम फाइनेंस अफेयर डिस्कस करते थे उसको 10 डेज में मैंने कवर किया। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्ट पे अप्लाई कर दिया है। जो व्हील लोडर्स होते हैं, चाइना से जो व्हील लोडर्स आ रहे थे उनके ऊपर और जिप्सम बोर्ड जो चाइना से आ रहा था उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता दैट व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, ठीक, इंडिया एंड चाइना। चाइना क्या कर रहा है, कुछ सामान जो है अपने देश में भेज रहा है। वो वही चीज, वही जिप्सम बोर्ड खुद के देश में तो मान लीजिए 100 रुपीज का बेच रहा है और भारत के अंदर उस बोर्ड को कहे कि मैं तो 70 रुपीज का बेचूंगा। क्यों? क्यों सस्ता बेच रहा है हमारे देश में? ताकि हमारे देश के जो जिप्सम वाली फैक्ट्रीज है उसको कंपटीशन मिले और उनमें बर्बादी आए। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें ज्यादा कंपटीशन देने के लिए वो खुद के देश में उस सामान को महंगा बेच रहा है और हमारे देश में उस सामान को सस्ता बेच रहा है। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए 30 रुपीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे कि तुम हमारे यहाँ पे सस्ते में कुछ डंप नहीं कर सकते। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगता है? जब कोई देश खुद के देश में सस्ता और सामने खुद के देश में महंगा और सामने वाले देश में जानबूझ के कोई चीज सस्ती बेच रहा है। अपने देश में तो ज्यादा प्राइस है और सामने वाले देश में कम प्राइस में उसको बेच रहा है, तो वहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। चाइना के इन प्रोडक्ट्स पे भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 5 साल के लिए ये ड्यूटी लगाई है, ठीक है, जो रेंज वेरी करेगी 18.84% से 82.71% अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू देखा जाएगा प्रोड्यूसर कौन है, देखा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से ये वेरी करता रहेगा। इस रेंज में इसको लगाया जाएगा, ठीक है। फिर जो जिप्सम की टाइल्स हैं, जिप्सम के बोर्ड हैं, उस पर भी जो है वो 23.46 से लेके 71 US डॉलर तक एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर भी लगाई जाए। और डिटेल में आपको नहीं जाना, बस पता होना चाहिए। आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। 2022-23 में भारत के बैंकिंग ने क्या प्रोग्रेस किया है उसकी रिपोर्ट जो है आरबीआई ने जारी की। एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट क्या आई? स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके आई। सबसे पहली रिपोर्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया। क्या बताया कि यहाँ पे जो एमडी और सीईओ की सैलरी और जो यहाँ पे कॉमन इनके एम्प्लॉय की सैलरी है उसकी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या बताया है कि वाइडेस्ट गैप है रिम्यूनरेशन में, यानी सैलरी में। टॉप एग्जीक्यूटिव और एवरेज एम्प्लॉय के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। कितना? 58.1 टाइम्स। मतलब कि अगर अगर किसी सीईओ और एमडी को वहां पे 58 रुपीज मिल रहा है तो एवरेज एम्प्लॉय को केवल 1 रुपीज ही मिल, ठीक है, सैलरी का। मतलब इतना बड़ा गैप है उनकी सैलरी में और एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी। एक तो ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि जो आरबीआई है इसने वेरिएबल पे डाटा क्रिएट किया है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए। तो क्या कहा? प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो रिम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, वो मार्च एंड 2021 से मार्च एंड 2022 यानी एक साल में हम देखें तो ये 31% से बढ़ के 39% हो गई। सैलरी प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये बढ़ गई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25% से केवल 26% ही हुई है। सारी सैलरी सीईओ की बढ़ गई है, ठीक है। नॉन कैश कंपोनेंट पहले की तुलना में कम हुआ। पहले नॉन कैश कंपोनेंट ज्यादा देते थे, केयर दे दी, काइंड दे दिया, फ्री टैक्सी सर्विस दे दी कि घर तक आपको छोड़ आएंगे या आपको घर दे देंगे रहने के लिए, इस तरीके की सर्विस देते थे। अब कैश में पेमेंट ज्यादा देते हैं, तो जो नॉन कैश पेमेंट है वो 78% से घटकर 57% हो गया और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 41% से घट के 34% हो गया है नॉन कैश पेमेंट, ठीक है। फिर क्या कहा स्मॉल फाइनेंस बैंक? तीसरी रिपोर्ट, दो बातें बताई रिपोर्ट ने। तीसरी बात क्या बताई? स्मॉल फाइनेंस बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक का एक इंटरकनेक्शन देखा गया। ये क्या इंटरकनेक्शन है यहाँ पे आप पढ़ लोगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ समझाने के लिए। देखो होता क्या है कि बैंक्स के अंदर जितना ज्यादा डिपॉजिट आता है वो उतना ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे पाएगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर लोन्स मतलब कि जो डिपॉजिट है वो नहीं आ रहा।
तो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या करना पड़ रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से बोरो करना पड़ रहा है बहुत सारा अमाउंट, क्योंकि इनके खुद के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा, तो इनको कोऑपरेटिव बैंक से बोरो करना पड़ रहा है अमाउंट, और फिर आगे जाके उसको लोन पे दिया जा रहा है। तो इनका जो इंटरकनेक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखा है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बहुत कम पैसा आ रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये वाली बात बताई रिपोर्ट में। और क्या बातें बताई है रिपोर्ट में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया है कि क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को, फार्मर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को, और ये अंडर सर्व्ड एरियाज के अंदर काम करेंगे, जहां पे छोटे छोटे एरियाज के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कुछ एग्जाम्पल है जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे। ठीक, फिर आगे क्या बताया, आगे बताया कि आरबीआई ने ये कहा कि लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स रिलेटेड ग्रीवेंस सर्ज इन फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर जो ग्रीवेंसेस है, यानी जो शिकायतें हैं, किससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड और डिपॉजिट से रिलेटेड, वो बढ़ी है। उसमें सर्ज देखने को मिला है, वो बढ़ा है कितना, 60% से 70%, मतलब कि लोन और एडवांसेस के अंदर ग्रीवेंस देखेंगे तो वो 60% बढ़ गया है, और डिपॉजिट्स के केस जो है वो 70% बढ़ गए हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन की रिपोर्ट इस तरीके से कहती, क्या कहते हैं कि जो ग्रीवेंसेस है रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस वो बढ़ गए हैं, कितने से कितने आप देख सकते हो। ठीक है, यानी 94% ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जो डिपॉजिट्स के हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी शिकायतें ज्यादा बढ़ रही है। इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट शिकायत दर्ज की जा रही है, और बुरी बात ये है कि शिकायतें बढ़ ही क्यों रही है, तो ये भी रिपोर्ट के अंदर बातें कही गई। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि रिपोर्ट इंडिकेट्स स्लाइट ग्रोथ फॉर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। आरबीआई ने एक ओम्बड्समैन स्कीम निकाली, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर्स हैं या जो आरबीआई के लोग हैं वो ओम्बड्समैन की तरह काम करेंगे और शिकायतों को सुनेंगे। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ के बारे में कहा है, लिस्ट ऑफ केसेस कैसे कैसे हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड, ये केस ज्यादा आ रहे हैं, बिना किसी नोटिस के चार्ज लगा देता है बैंक की ये फला चार्ज है, ये ढिमका चार्ज है, ऐसे कुछ भी चार्ज लगा देते हैं बैंक वाले, ये शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एंड रिकवरी एजेंट्स, एजेंट्स अपने आप ही आपके आपकी चीजों को सेल कर रहे हैं आपसे बिना पूछे, ये शिकायतें आ रही है। बैंकिंग कोड्स के साथ एडहेयर नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे, ये वाली शिकायतें भी जो है बैंक में बहुत ज्यादा आ रही। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, व्हाइट लेबल एटीएम्स जो है वो बड़े हैं भारत। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ एटीएम की एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने एक स्टैटिक इकोनॉमी के पोर्शन के अंदर, मतलब जिसमें मैं इकोनॉमी की छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, वहां पे टाइप्स ऑफ एटीएम मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, वहां देखना ब्राउन लेबल, ऑरेंज लेबल, येलो लेबल, व्हाइट लेबल, कौन से होते हैं ये एटीएम। तो व्हाइट लेबल एटीएम ऐसा एटीएम होता है जिसको ऑपरेट भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करती है, जिसमें सारा काम एनबीएफसी ही करती है। ठीक है, तो उसको हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। तो व्हाइट लेबल एटीएम का जो ग्रोथ है वो पहले से बहुत देखने को बढ़ा है, 3.5% से व्हाइट लेबल एटीएम का ग्रोथ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, मतलब लगभग 63% जो एटीएम है वो व्हाइट लेबल एटीएम हो गए हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये न्यूज थी जिसके बारे में हमने बताया। व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में देख लीजिए, इट इज एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी, दे गेट ऑथराइजेशन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। किसके अंदर ऑथराइज होते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम्स ऑफर्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर, बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को ये ऑफर करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट कर सकते हो आप एटीएम में, पिन चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू जो बैंक करता है उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके के एटीएम्स जो है वो भारत के अंदर है, ब्राउन लेबल, येलो लेबल, वो मैंने आपको बताए हुए हैं टाइप्स ऑफ एटीएम। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, 28th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई ने जारी की। वो एक बैंकिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एक वो रिपोर्ट थी जिसमें इतनी सारी बातें हमने करी। अब आरबीआई की एक और रिपोर्ट आई है, आई तो ये 28 दिसंबर 2023 को है, पर मैं इसको कवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि न्यूज में अब आई थी, तो इसलिए हम इसको जनवरी में कवर कर रहे हैं।
इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये बताया जाता है आरबीआई के द्वारा कि इंडिया का फाइनेंस सिस्टम कितना स्टेबल है, और यहाँ पे बहुत खतरा भारत को बताया गया है। दिस इज रिलीज द हाफ ईयरली पब्लिकेशन, 6 महीने का इन्होंने ये बना के भेजी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो भारत के फाइनेंशियल रिस्क को एसेस करता है। ठीक है, इट इज रिलीज ऑन द, इसका 28th एडिशन आया है 28 दिसंबर 2023 को। देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक अच्छी बात ये है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर जो टॉप 100 बोरोवर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े बोरोवर्स हैं जिन्होंने शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, उन टॉप 100 बोरोवर्स में से कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं आया है। दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है ये कि इनमें से कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं आया है टॉप 100 बोरोवर्स में से। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है, आरबीआई ने ये कहा है कि जो डेट आपने, जो कर्जा दिया है, आरबीआई के जो भी बैंक्स के जो भी टोटल फंड है, जो भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है जिनको मैनेज करना है, जितना कर्जा आपने दिया हुआ है, उस कर्जे में से 24 लाख करोड़ रुपया लगभग कर्जा दिया हुआ है, उसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो अंडर स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड का मतलब उनके ऊपर रिस्क मंड, ठीक है, 24 लाख करोड़ में से लग 12.4 लाख करोड़ में से लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपया जो है वो अभी अंडर स्ट्रेस्ड है। ये म्यूचुअल फंड का पैसा होता है जो फंसा हुआ है। ठीक है, फिर बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो कम हो गया है 71 बेसिस पॉइंट से ऑन हायर रिस्क वेट। बहुत सारा पैसा ऐसा जा रहा है जो रिस्की है, जिसको आने की संभावना थोड़ी कम है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के जो डाटाज हैं वो कम हो गए हैं। अपने को कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, दिस इज CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये मेंटेन करनी होती है लगभग 12% पे। ठीक है, ये रेशो मेंटेन करनी होती है 12% पे। अब ये थोड़ा कम हो गया है 71 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.71 इसमें से माइनस कर दो, इतना आ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, यानी रिस्क वेट एसेट आपका इंक्रीज होता जाए। ये बात इस रिपोर्ट के अंदर बताई है। फिर अगली न्यूज क्या है, आरबीआई ने जो पिनल चार्जेस लग रहे थे लोन अकाउंट्स पे, पिनल चार्जेस मैं आपको बताती हूँ। आपने लोन लिया बैंक से और बैंक का लोन टाइमली मैनर में वापस नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। और ये बैंक वाले क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के अलावा जो पेनल्टी चार्ज लगाते हैं, अपनी ही मर्जी से कुछ भी पिनल चार्ज लगा। तो आरबीआई ने ये कहा कि एक तो आप ट्रांसपेरेंसी रखो इसमें कि कितना पिनल चार्ज आपने किस पे लगाया, और जो ये पिनल चार्ज है ये अभी मत लगाओ, 1 अप्रैल 2024 से लगाओ। तो न्यूज यही है कि आरबीआई ने इस पिनल चार्जेस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन के जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सटेंड कर दिए हैं कि 1 अप्रैल 2024 से आप इनको लगाओ। 29 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने ऐसा कहा था कि इसको 1 अप्रैल 2024 से लगाना शुरू करो। ठीक है, इसके बाद ये क्या बताया गया है यहाँ पे कि ये जो एक्सटेंशन है ये किन किन को मिला। कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, पेमेंट बैंक्स को ये एक्सटेंशन नहीं मिली, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, ये इनको एक्सटेंड कर दिया है कि आपको जो पेनल्टी चार्ज लगाने हैं वो 1 अप्रैल 2024 से लगाना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमको पैसा इकट्ठा नहीं करना है, पेनल्टी लगा लगा के फाइनेंस इकट्ठा नहीं करना है, हमको तो एक क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो मौका दो उनको सुधरने का, अभी पेनल्टी चार्ज मत लगाओ, अभी उनमें डर पैदा करो कि पेनल्टी लगेगी। ठीक है, हमको फाइनेंस इकट्ठा नहीं करना, हमको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना। तो ये बात आरबीआई कह रहा है। ठीक, अगली न्यूज है, बंधन बैंक इंट्रोड्यूसेस इंस्पायर प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन। बंधन बैंक ने इंस्पायर प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया। पहले इसकी एलिजिबिलिटी देख लो। इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन इंडिया ऑफ एज 60 ईयर्स एंड अबव, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रिजाइड कर रहा है और 60 साल या उससे ज्यादा का है, जिसका मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रहता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट में और 25,000 एडवांटेज सेविंग अकाउंट में अगर रहता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। इंस्पायर प्रोग्राम है क्या, इसके अंदर क्या होगा, आपको प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। डिपॉजिट्स पे आपको कुछ खासा इंटरेस्ट रेट दे देंगे, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा दे देंगे। डोर स्टेप आपके घर पे आके सारी फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। इंस्पायर मेंबरशिप आईडी दे दी जाएगी, जिससे आपको जगह जगह बहुत सारे तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी। ऑक्सी के साथ, ऑक्सी क्या है, नई दिल्ली की एक हेल्थ एग्रीगेटर है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है बंधन बैंक ने, और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, इन सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्लान के अंदर एनरोल करवाया जाएगा। ठीक है, और जो इनके
डिपॉजिट्स हैं वो भी 6.60 पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये बंधन बैंक की बात थी। अगली न्यूज क्या है? जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसका टेन्योर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 1 साल बढ़ा दिया है विद पार्शियल अमेंडमेंट्स। कुछ अमेंडमेंट की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स में भी समझाया था दैट व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने ये बात अनाउंस की है कि 1 साल के लिए इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया है। ये डिसीजन जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ईजीओज की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और अमेंडमेंट्स करी है कुछ जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्कीम। अमेंडेड स्कीम क्या है? देखो क्या कहा है, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं प्रोडक्शन पे वो अब एनुअली मिला करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 से। ठीक है, 1 साल में 1 साल के हिसाब से आपके प्रोडक्शन देख के इंसेंटिव मिलेंगे। अगर आप उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को मीट नहीं कर पाते हो, जितना सरकार ने कहा है, अगर उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, उतना सेल नहीं कर पाते हो, तो आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिले। ठीक है, द एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट ईयर इफ द थ्रेशोल्ड इज मेट विद 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। क्या कह रहा है कि अगर आप हर साल 10% का ग्रोथ दिखाओगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, अदरवाइज इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड क्या था इस स्कीम का? दिस स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। इसको 15 सितंबर 2021 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। बजटरी आउटले इतना दिया था 5 साल के लिए, यानी 2022-23 से लेके 26-27। अब जो ये ऑटो स्कीम है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर। ये स्कीम जो है मतलब 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हमको कम से कम करना है और एक्सपोर्ट भी बढ़ाना इसका मकसद होता है। अब अगली न्यूज क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ने सुपर स्पेशल 175 डेज एफडी एट 7.5% इंटरेस्ट पे लॉन्च किया है। क्या है ये? बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसने सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है 175 डेज की मेच्योरिटी के लिए, जो शुरू हो रही है 1 जनवरी 2024 से। इंटरेस्ट रेट लगेगा 7.5% पर एनम। अगर आप 2 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का अमाउंट जमा करवाते हो, अगर एफडी करवाते हो 2 करोड़ से 50 करोड़ के बीच के अमाउंट का, तो आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपको 175 डेज के लिए ये एफडी मिलेगी। दिस स्पेसिफिक एफडी इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर निकाला है। रुपए में आपको ये पैसा जमा कराना है। जो भी सीनियर सिटीजन है 60 से 80 की उम्र के, उनको 7.5 की जगह 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा 0.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन को और 0.65 मतलब कि उनको 8.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो एफडी करवाते हैं 175 डेज के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एट प्रेजेंट बैंक ऑफ इंडिया 4.5% रेट देता है, इसको 7.5 कर देगा इस लिमिटेड टाइम पीरियड के। बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ है रजनीश कर्नाटक। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1906 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये न्यूज थी। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूज। क्या कहती है नेक्स्ट न्यूज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पानागरिया। अरविंद पानागरिया कौन है, एक बार देख लेते हैं। अरविंद पानागरिया जो है ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे। 2015 से 17 तक नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं और अब ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे। ठीक है, इनके साथ ही सेक्रेटरी की पोस्ट पे किसको बिठाया है? ऋत्विक रंजनम पांडे को सेक्रेटरी की पोस्ट पे बिठाया है, जो 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं कर्नाटका के अंदर। टेन्योर क्या रहता है? 5 इयर्स रहता है। 16th फाइनेंस कमीशन 2025 से काम करेगा और 26 से लेकर 31 तक की रिपोर्ट जो है तैयार करके देता है। अरविंद पानागरिया के बारे में बात करते हैं। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, एंड जगदीश भगवती प्रोफेसर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को एज ए चांसलर भी सर्व कर रहे थे सिंस अप्रैल 2023। ठीक है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक भी रहे हैं 2000 से लेकर 2002 तक। इनको पद्म भूषण भी मिला है लिटरेचर और एजुकेशन में 2012 में। अरविंद पानागरिया के बारे में ये बात थी। फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अदर।
इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर 5 ईयर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, उस टैक्स का कितना हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर करना, ठीक है, या फिर ग्रांट इन एड कितना देना है स्टेट्स को। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना फाइनेंस कमीशन का काम होता है, और इसकी जो बातें होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है, माने या ना माने ये सरकार की मर्जी। और पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन में एन के सिंह चेयरमैन थे। अभी चेयरमैन कौन है? अरविंद पानागरिया, 16th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट न्यूज है, RBI revised guidelines for inoperative accounts and unclaimed deposits enhances bulk deposit limited for large urban cooperative banks to rupees 1 crore and above। देखो क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में। आरबीआई ने बहुत सारी स्कीम्स लाइक 100 डेज 100 पे स्कीम टाइप की निकाली, जिसके अंदर क्या कहा गया था, जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या इनऑपरेटिव डिपॉजिट है, या अनक्लेम्ड या इनऑपरेटिव डिपॉजिट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो बैंक अकाउंट होते हैं जो बैंक अकाउंट पिछले 10 साल से बिल्कुल अनटच्ड है, ना तो इनमें कुछ जमा हुआ है, ना ही इनसे कुछ निकाला गया है। ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा है कि पहले क्या था, जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे, यानी टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे, वो केवल 15 लाख रुपए जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट के जमा करवा सकते थे आरबीआई के डीईए अकाउंट में। ये डीईए अकाउंट क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में केवल 15 लाख रुपए जमा करा सकते थे। अब क्या कह दिया आरबीआई ने कि जो ये बड़े बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं टियर 3 और टियर 4 सिटीज के, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, वो 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा रुपए भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के इस फंड में डाल सकते। तो सभी बैंक्स को ये कहा गया है कि आपके पास जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जिसका कोई लीगल हायर आपको नहीं मिल रहा है, वो आप डीईए अकाउंट में डाल दीजिए, जो आरबीआई मैनेज करेगा। ये पूरी न्यूज थी। आरबीआई ने ये सारी बातें कहाँ से एम्पावर होके कही है? सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 26A, 51, 56 ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये जो है आरबीआई जो है ये सारे इंस्ट्रक्शन इस एक्ट के अंदर एम्पावर होके देता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, क्या कहता है? बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी रुपे कार्ड, रुपे प्रीपेड कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है लॉन्च किया है। वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या होता है? जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब हमको क्या करना होता है, हमको अलग अलग कार्ड्स रखने पड़ते हैं। ये मेट्रो कार्ड है, ये बस का पास है, ये फला पास है, तो बहुत सारे कार्ड्स हो जाते हैं। तो वन नेशन वन कार्ड के इनिशिएटिव्स के लिए अभी कुछ जगह पे ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किए गए, जिससे क्या होगा, इस कार्ड के जरिए आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, और साथ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लाइक मेट्रो, लाइक ट्रेन, वहां पे भी आप अपना फेयर, अपना जो किराया है वो कटवा सकते हैं। तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। ये एक चिप इनेबल्ड कॉन्टेक्टलेस रुपे प्लैटिनम यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, प्रीपेड कार्ड है। पहले इसके अंदर आप जमा करवाओगे, यानी जैसे हम कार्ड को, जैसे मोबाइल को हम लोग रिचार्ज कराते हैं ना, और फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर पैसे पहले डलवाओ और फिर बात करो, ऐसे ही ये भी एक प्रीपेड कार्ड है। आपको कार्ड के वॉलेट में पैसे रखने पड़ेंगे, फिर उसको यूज करोगे, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल एटीएम कार्ड की तरीके से है, और मेट्रो रेल, बस, ट्रेन, कैब्स, फेरीज, टोल्स एंड पार्किंग का किराया आप इसे पे कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन कर रहे हो तो 2,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, एक दिन में। ऑनलाइन वॉलेट कैन बी टॉप अप्ड थ्रू ए डेडिकेटेड पोर्टल, मतलब कि एक पोर्टल के जरिए ये सारा डेजिग्नेट होता है। ये पूरा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज एचडीएफसी बैंक एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस एज पार्ट ऑफ द यूपीआई फॉर सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटी। अभी तक देखो क्या था, आपने इस अकाउंट के बारे में सुना होगा, आसबा। आसबा बोले तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है, जब आप कोई आईपीओ खरीदते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप कोई एप्लीकेशन लगाते हो, आईपीओ खरीदते हो, तो आपके अकाउंट के 15,000 रुपए फ्रीज हो जाते हैं। रहते अकाउंट में ही है लेकिन ब्लॉक हो जाते हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते। जब आपकी एप्लीकेशन आ जाती है, आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो वो पैसे कट जाएंगे। और अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता तो वो जो ब्लॉक हुआ था वो डी फ्रीज हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से अब सेकेंडरी मार्केट में भी यही कर, कि आपको कोई शेयर खरीदने, अब जरूरी नहीं है शेयर खरीदते ही आपको अलॉट हो जाए, हो ना हो देखा जाता है। तो ऐसे ही एचडीएफसी ने यूपीआई पेमेंट के माध्यम से
आप अपनी यूपीआई पेमेंट के माध्यम से अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा लोगे। वो रहेगा आपके अकाउंट में ही, लेकिन आपने जो शेयर खरीदे हैं उतना अमाउंट वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे तो वो वहां से कट हो जाएगा, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो जो काम अभी तक सिर्फ आईपीओज के लिए था, सेकेंडरी मार्केट में, शेयर या स्टॉक मार्केट के अंदर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करोगे शेयर्स की, और उतना अमाउंट आपका ब्लॉक भी हो जाएगा। ये बात सेबी ने कह दी है, एचडीएफसी ने इसके अंदर काम करना शुरू किया। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी। चलते हैं आगे अगली न्यूज पे। आरबीआई ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू टाटा पे एंड डीक्यू। देखो, आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस बांटता है। पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? जैसे आप कहीं पेमेंट करते हो, जब आप ऑनलाइन ऐप से कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, तो वहां पे कुछ एग्रीगेटर्स होते हैं जो आपकी पेमेंट लेके और सामने वाले प्लेटफॉर्म को देते हैं। ठीक है, बीच में बिचौलिए हैं वो। इसी तरीके से बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, आरबीआई उनको लाइसेंस देता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो अभी टाटा पे को और डीजीओ को ये पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई ने दिया, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, कि आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हो। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ही काम करता है। ये डिजिटल बिजनेस आर्म है टाटा ग्रुप का। इसके एमडी और सीईओ है एएस लक्ष्मी नारायण। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? ईपीएफओ एक्सटेंड्स डेडलाइन टू अपलोड वेज डिटेल्स फॉर हायर पेंशन ऑप्शन टिल May 30। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। जनवरी 3, 2024 को इन्होंने अप्रूवल दिया है 5 मंथ के एक्सटेंशन। एम्प्लॉयर्स को ये कहा जितने भी हायर पेंशन ऑप्शन वाले हैं उनकी वेजेस की डिटेल अपलोड कीजिए। तो अभी तक वेजेस की डिटेल अपलोड नहीं हुई थी, तो 5 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया कि कोई बात नहीं, आराम से कर देना। 31 दिसंबर 2023 तक करनी थी, अब 31 मई 2024 तक टाइम दे दिया है कि आप अपनी पेमेंट डिटेल्स को बता देना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने दी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, लगभग 3.6 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन है। उनको सबको वैलिडेट करना, उनको सबको चेक करना तो समय लगता है। 5 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि आराम से इनकी वेज डिटेल्स अपलोड कर देना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके का कुछ आपको करना होगा, जिनको हायर पेंशन की जरूरत है या जो एप्लीकेशन आई है उनका कुछ सोल्यूशन करो। तो ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे ही काम किया। ईपीएफओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके नीलम शामी राव है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूज। बजाज फिनसर्व ने इंडिया का पहला क्रेडिट पास पावर्ड बाय सिबिल लॉन्च कर दिया। ये क्रेडिट पास है क्या? क्रेडिट पास एक कार्ड है। ठीक है, एक नंबरलेस कार्ड है जो सिबिल से अटैच्ड है। सिबिल क्या है? जो आपका स्कोर बताता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। तो जो ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, पहला क्रेडिट पास, ये आपको रियल टाइम क्रेडिट की जानकारी दे। आपकी क्रेडिट हेल्थ कैसी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मतलब आपने कहाँ से कितना लोन लिया हुआ है, कहाँ से लोन नहीं लिया हुआ, कितना लोन रीपे करना है, आपका सिबिल स्कोर क्या चल रहा है। ठीक है, इक्विफैक्स आपके बारे में क्या कह रहा है, एक्सपीरिया आपके बारे में क्या कह रहा है। ये क्या है? ये सारी जिनको मैं नाम ले रही हूँ, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपको रेटिंग देती है कि ये बंदा कितना ऑथोराइज्ड है, कितना लॉयल है पैसे को वापस चुकाने के लिए। तो बजाज ने पहला क्रेडिट पास को लॉन्च किया है। ठीक है, इट इज पावर्ड बाय ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड, जिसको पहले सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से जानते। एलिजिबिलिटी क्या है? किस कस्टमर को ये क्रेडिट पास मिलेगा? एनी कस्टमर हु हैज अप्लाइड फॉर अ लोन और क्रेडिट कार्ड इन द पास्ट, और एनीवन हु इज लुकिंग फॉर टू अप्लाई फॉर अ लोन इन द फ्यूचर। इसने लोन ले लिया है या फ्यूचर में जो लोन लेना चाहता है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ये कार्ड एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। ठीक है, द पास ऑफर्स अ क्रेडिट डैशबोर्ड। एक क्रेडिट डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा जिसमें आपकी रीपेमेंट हिस्ट्रीज, आपकी क्रेडिट इंक्वायरीज सारी आ जाएंगी। ठीक है, इट कम्स विद इंटरैक्टिव टूल्स लाइक क्रेडिट स्कोर सिमुलेटर एंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर। आपकी ईएमआई कैलकुलेट करके देगा, आपके क्रेडिट स्कोर को बताएगा क्या क्रेडिट स्कोर आपका चल रहा है, सिबिल स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट्स क्या है, ट्रैक करेगा पूरी क्रेडिट फैक्टर्स को, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे नहीं है, क्या लोन लेना चाहिए, क्या चुकाने की बारी है, ये सारी बातें आपको ये क्रेडिट पास दे दे। सिबिल स्कोर क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007।
ये इंडिया का पहला जेनेरिक रिस्क स्कोरिंग मॉडल है फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 2007 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है, मतलब 3 डिजिट नंबर देता है, 300 to 900। 300 किसी को मार्क्स मिले, इट मीन वो लोएस्ट है, सबसे बुरा है लोन चुकाने में, और 900 मतलब बहुत बढ़िया है, क्रेडिट वर्दीनेस उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, ये एक एनबीएफसी है, एक सब्सिडरी है बजाज बजाज फिनसर्व लिमिटेड की। ठीक है। जो डिजिटल फिक्स डिपॉजिट हाई इंटरेस्ट पे 8.85% पे ऑफर करता है। तो ये पूरी न्यूज थी इसके बारे में। अगला क्या है, बजाज फाइनेंस ने एक और काम किया है, डिजिटल एफडी 8.85% इंटरेस्ट रेट पे लॉन्च कर दी। डिजिटल एफडी मतलब ऑनलाइन एफडी आप करवा सकेंगे, इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको 8.85%। इस एफडी के अंदर क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाके आप एफडी बुक कराएंगे। रिवाइज्ड रेट्स विल बी एप्लीकेबल ऑन फ्रेश डिपॉजिट एंड रिन्यूएबल ऑफ मैच्योरिंग डिपॉजिट। ये क्या कह रहा है, 5 करोड़ रुपए तक की एफडी आप कर सकते हो 42 मंथ के लिए, 3.5 साल के लिए। इतना ब्याज आपको मिलेगा 8.85%। ठीक है। और जो बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, चेयरमैन है इसके संजीव बजाज, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, ध्यान से सुनोगे इसको। वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड इशू किए हैं 3 करेंसी फाइनेंशियल सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी सोसाइटी को अच्छा करने के लिए 3 करेंसी में बॉन्ड जारी किए। कौन कौन सी करेंसी में, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर में। $3 में बॉन्ड जारी किए हैं, मतलब कि पैसा दोगे वर्ल्ड बैंक को इन 3 करेंसी में, फिर वो पैसा जो है वो सोशल काम में लगाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये एक आईबीआरडी का आर्म है, मतलब वर्ल्ड बैंक्स का जो आर्म है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो ये इस तरीके के सोशल प्रोजेक्ट्स ज्यादा चलाते हैं। लॉन्च्ड बॉन्ड कौन कौन से हैं, 5 साल की मेच्योरिटी के साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बॉन्ड है, 7 साल की मेच्योरिटी के साथ यूएस डॉलर का बॉन्ड है, और 5 साल की मेच्योरिटी के साथ कैनेडियन डॉलर का बॉन्ड है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कलेक्ट करने का उद्देश्य है। इससे यूएस डॉलर से 5 बिलियन यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर से 1.4 बिलियन कैनेडियन डॉलर कलेक्ट करने का उद्देश्य है। अब ये क्या कह रहा है, जितने भी ये बॉन्ड्स हैं ये लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जो AAA रेटेड है, मतलब हाईएस्ट रेटिंग है, रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ पैसा है। 5 साल वाला जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है, वर्ल्ड बैंक ने 5 साल की मेच्योरिटी के साथ ये बॉन्ड जारी किया है, इतनी इसकी वैल्यू है। 10 जनवरी 2029 को ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। इट वाज द फर्स्ट बेंचमार्क ट्रांजैक्शन एज इट अचीव्ड अ ट्रांजैक्शन साइज ऑफ, मतलब ये क्या है, पहला ऐसा काम हो रहा है इतने बड़े लेवल पे। इस बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, मिनिमम डिनोमिनेशन इसका 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और मिनिमम होल्डिंग जो है 5 लाख की। ठीक है। री ऑफर प्राइस इसका कितना है वो आप देख सकते हो, तो ये इसके बारे में है। नेक्स्ट, 7 ईयर की मेच्योरिटी वाला यूएस का जो बॉन्ड है, उससे पैसे इकट्ठे करने हैं 5 बिलियन। ठीक है। इसमें 10 जनवरी 2031 को ये पूरा होएगा, 7 साल इसके लिए है, कम से कम 1000 यूएस डॉलर का डिनोमिनेशन है, इतना कूपन रेट, इतना चार्ज आपको लगेगा। ठीक है। और कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक, कॉर्पोरेट्स, सेंट्रल बैंक, एसेट मैनेजर्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। ज्योग्राफी की बात करें तो कहां कहां के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूरोप के, मिडल ईस्ट के, अफ्रीका के, यूएसए के और एशिया के। 5 साल वाले कैनेडियन डॉलर की बात करते हैं, 5 साल की इसकी मेच्योरिटी है, यानी 2029 को ये पूरा होगा। 1.4 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा करना है। ठीक है। कौन कौन इसमें पैसा लगा सकता है, सेंट्रल बैंक, बैंक्स, बैंक ट्रेजरी, कॉर्पोरेट्स, एसेट मैनेजर्स, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। अमेरिका के लोग, एशिया के लोग, यूरोप के लोग और अफ्रीका के लोग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी न्यूज़ जो है वो समझ आ गई है। आगे बढ़े उससे पहले एक और डिटेल मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारी ऐप पर इकोनॉमी और पॉलिटी का बैच भी चल रहा है, बिल्कुल जीरो से मैंने इसको हाई लेवल तक कराया है, पॉलिटी भी और इकोनॉमी भी। जिसने कभी लाइफ में नहीं पढ़े दोनों सब्जेक्ट, उसको 100% समझ आने वाले हैं। बाकी की डिटेल्स आप लोग हमारी ऐप पर जाके ले सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है। आपको बताना है, क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर फॉर वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर फॉर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पे है। ठीक है।
बस ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताना है और उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन को आप आराम से बता देंगे, सबको पता ही होगा। ठीक है? तो मिलेंगे अगली न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।